जी हां दोस्तों, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब और 3 बड़े चेहरों और नामों पर गाज गिरने जा रही है? आखिर बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह क्यों फैसला लिया जिसमें 3 चेहरे इस वक्त सकपकाए हुए हैं? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, देश में जेनजी के आक्रोश को चरम पर पहुंचने से पहले, या यूं कहें कि 15 दिनों तक जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के उस अनशन से पहले तक क्या किसी ने यह सोचा था कि अगले 15 दिनों में बीजेपी इस तौर पर बैकफुट पर होगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की है? और उसी आंदोलन के आक्रोश, उसी युवा शक्ति के साए में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्थिति हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस सीट पर सारी ताकत झोंक दी हो, वो सीट जनता ने उन्हें हरा करके एक मैसेज दिया कि आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसे भी बिठा लें, लेकिन अब जनता अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं, निडर हो चुकी है। दोस्तों, जिस बिहार के सीट पर बीजेपी को शिकस्त मिली और जिस मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी को शिकस्त मिली, मध्य प्रदेश में तो और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए धोखा या झटका, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब से थोड़ी देर पहले जो समीक्षा बैठक हुई, उस बैठक में दोस्तों कुछ ऑडियोस, कुछ दस्तावेज ऐसे पेश किए गए जो पार्टी के भीतर घात और जो दिल्ली के खिलाफ खड़े होकर के बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए जेनजी के साथ मिल करके काम कर रहे थे। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प इस वक्त दोनों ही प्रदेश के राजनीति में मोड़ आ चुका है, क्योंकि दोस्तों अब ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 मुख्यमंत्रियों के ऊपर गाज गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बदला जा सकता है। ये छोटी बात नहीं है। अब दोस्तों, आप देखिए ना, 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस बीजेपी ने जिस बिहार की दतिया सीट पर 44,000 से ज्यादा फर्क से जीत दर्ज की थी, और ऐसे में दोस्तों उपचुनाव में जिस तरीके से प्रशांत किशोर को करीब 50% वोट मिल गए, 48% आधिकारिक तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी खिसक करके 33-34% तक वोट शेयर में आकर सिमट गई, जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह कोई सामान्य बदलाव नहीं हुआ है, यह सामान्य झटका नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ऐसे में दोस्तों बीजेपी के जिस शहरी इलाकों को भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर माना जाता रहा है, या सवर्ण कास्ट को बीजेपी का सपोर्टर माना जाता रहा है, वो दोनों ही अगर बीजेपी से छिटके हैं तो ये बिहार के दतिया की सीट दरअसल हंडी भर चावल में एक चावल टटोल करके हालात को टटोलने जैसा है। अब दोस्तों, इन तमाम स्थितियों में बीजेपी ये सोच रही है कि आखिर हुआ कैसे। शासन, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे जिसे बीजेपी ने साइड लाइन अभी नहीं थोड़ी किया है, वो तो पहले भी साइड लाइन थे। मगर दोस्तों, जेनजी युवा छात्रों की जागरूकता अभियान और आक्रोश इसमें शामिल था, सबसे बड़ा कारण। मगर यह कारण कैसे लोगों को सत्ता विरोध मिलाकर के खड़ा कर दिया, मोदी शाह की भाजपा के ताबूत में पहली कीट के तौर पर ठोक गया। इसीलिए लोगों ने उस सत्ता के खिलाफ खड़े होकर के आवाज नहीं उठाई, बल्कि अपने पावर का, अपने ताकत का इस्तेमाल करके सरकार के उस प्रत्याशी को धराशायी कर दिया। मगर दोस्तों, इसके इतर भाजपा के कुछ गलत फैसले भी उसके खिलाफ गए। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में क्या नीतीश कुमार का सीएम पद से हटाया जाना भाजपा में नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को बीजेपी से छिटका ले गया? क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश की छवि भले ही हाल के सालों में बदल गई हो, लेकिन अति पिछड़ा महिला मतदाताओं के बीच में उनका एक बड़ा और विश्वसनीय जनाधार हमेशा से रहा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद एनडीए का परंपरागत सामाजिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ा नहीं है, ढह गया है। नीतीश के चेहरे के बिना बांकीपुर के शहरी और तटस्थ मतदाताओं में वो भरोसा भारतीय जनता पार्टी कायम नहीं कर सकी। सम्राट चौधरी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बना देना, यह दरअसल बीजेपी को भारी पड़ा। अब दोस्तों,
संगठन के स्तर पर आक्रामक नेता माने जाने वाले सम्राट की स्वीकार्यता बांकीपुर जैसे प्रबुद्ध शहरी और मिडिल क्लास वोटरों में उस स्तर पर नहीं बन पाई। और इसीलिए दोस्तों सम्राट के पक्ष में नैरेटिव नहीं बना। ऐसे में बांकीपुर के मतदाताओं ने सम्राट की सत्ता से सवाल पूछने वाले एक उम्मीदवार को अपना विधायक बना दिया। दोस्तों इसी बीच में आपको याद होगा भरत तिवारी एनकाउंटर, आरा के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में चुनाव से ठीक पहले एनडीए सरकार की कानून व्यवस्था के दावों की जिस तरीके से धज्जियां उड़ी, सरेंडर के बावजूद पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। एसटीएफ जवानों की गिरफ्तारी की खबरों ने सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए और इस घटना ने समर और प्रबुद्ध समाज के बड़े हिस्से को बीजेपी से नाराज ही सिर्फ नहीं किया बल्कि दूर घसीटकर दूर ले गए। अहंकार उसके बावजूद आपने देखा रविशंकर प्रसाद का बयान। दोस्तों जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नाम से कुत्ते बिल्ली वाला तथाकथित बयान उछला, हालांकि वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे बांकीपुर की जनता के स्वाभिमान बीजेपी के अहंकार से जोड़कर आक्रामक माहौल बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी मशीनरी कहे जाने वाली बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी यही रही कि अति आत्मविश्वास के कारण वो प्रशांत किशोर के इस नैरेटिव को बेअसर नहीं कर पाए। और दोस्तों इन तमाम चीजों में सबसे अहम बात, जेडीयू को भाजपा मैनेज कर नहीं पाई। उनकी टीम को खत्म करना, उनकी टीस को दरअसल खत्म करना, उसको छोड़िए, उसको कम तक नहीं कर पाई। नीतीश को बिहार से दिल्ली उठाकर ले जाना ये जेडीयू के लोगों के लिए छोटी बात नहीं थी। मतलब बीजेपी ने जेडीयू को फॉर ग्रांटेड लिया और ये तब लिया जब जेडीयू की इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के आसपास ही सीटें आई, 85 सीटें आई। बावजूद इसके अनकहे तौर पर बहुत सारे जेडीयू के समर्थक नेता प्रशांत के साथ में एक समिति बना ली। अब दोस्तों इन तमाम स्थितियों में सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुखिया हैं, जिनके ऊपर कई सारे, अब हत्या के आरोप से ज्यादा गंभीर आरोप क्या हो सकता है। जिंजी का जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से फैलाव हो रहा है, लोगों को जिस तरीके से पता चल रहा है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड हैं, आरोप हैं, वो भी हत्या के। और जो शख्स अपने पढ़े लिखे होने का दावा करता है लेकिन उसके 10वीं 12वीं की मार्कशीट है कहां, उसने कहीं से किया नहीं, ये नैरेटिव बन रहा क्योंकि उसने आज तक दिखाया नहीं। तो दोस्तों ऐसे में केंद्र की बीजेपी पर एक बड़ा दबाव है। क्या सम्राट को साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए फायदेमंद है या किसी तरीके से मेकओवर करके बिना आक्रोश उत्पन्न कराए हुए सम्राट की जगह किसी समझदार इंसान को बिठा देना यह बीजेपी के लिए फायदेमंद है। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मोहन यादव, सम्राट चौधरी सीधे सीधे दिल्ली से अमित शाह के जरिए नियुक्त किए गए थे। मध्य प्रदेश में सीधे सीधे मोहन यादव नियुक्त किए गए थे अमित शाह के जरिए। विधायक दल ने थोड़ी उन्हें चुना था, तो एक प्रक्रिया थी, होती है, उसे एक फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया। मोहन यादव दतिया के, हालांकि उस सीट पर पहले भी कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बीच में जबकि मशीनरी से लेकर सब कुछ सत्ता पक्ष के हाथ में होता, खासतौर पर उपचुनाव में, नहीं मैनेज कर पाए। अगर एक मुख्यमंत्री एक सीट मैनेज नहीं कर पा रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उसके खिलाफ में क्या कोई कदम उठाना पड़ेगा। बहुत सारे मध्य प्रदेश के राजनीतिक बुद्धिजीवी और दशकों को से वहां कवर करने वाले पत्रकार ये कहते हैं कि मोहन यादव के दिन ऐसा लगता है कि लद रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बीजेपी ने जो अभी अभी नया फैसला लिया नितिन नवीन का, उनको कैसे हटाएगी फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन राजनीतिक गलियारे ही नहीं, बीजेपी के अंदर ही दबे लफ्जों में लोग इस किस्म के सवाल उठाने लग गए कि आखिर कौन सी वो गुण, कौन सी वो कला और कौन सा उनके अंदर काबिलियत देखा गया जो बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं के सिर पर लाकर बिठा दिया गया मोहन यादव को, इसीलिए कि वो लेमैन बन करके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने झुका रहे। दोस्तों मध्य प्रदेश में और क्या हो आपको पता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा के उपचुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी कारणों को ढूंढ रही थी। तभी कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें यह फैक्ट मिले कि बीजेपी के अंदर भीतरघात हुआ उस कैंडिडेट को उतारने की वजह से।
कैंडिडेट को उतारने का फैसला किसका था? दिल्ली का था, अमित शाह का था। और ऐसे में दोस्तों इस बात के सबूत भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर, खुद प्रत्याशी जो हारे हैं, उन्होंने मीटिंग में रखा है। ये खबरें बाकायदा छपी हैं। बीजेपी प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर पहुंचे थे। इन रिकॉर्डिंग और तथ्यों में चुनाव के दौरान संगठन और स्थानीय स्तर पर हुई गतिविधियों से जुड़े कुछ गंभीर सबूत रहे, जिसमें शाह के जरिए चुने गए प्रत्याशी को हराने के संकेत और सबूत हैं। दोस्तों इसे सिरफुटबल नहीं कहते हैं। सिरफुटबल तो मध्य प्रदेश बीजेपी में पिछले 1-1.5 साल से चल रहे थे। इसे कहते हैं पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक ना होना। अब ऐसे में भाजपा ने दरअसल दतिया हार की समीक्षा के लिए दरअसल दोस्तों 2 सदस्य समिति का गठन किया था। मुख्यमंत्री के आवास में ये बैठक हो रही थी। आशुतोष तिवारी खुद उसमें पहुंचे थे। अब भाजपा नेतृत्व भीतरघात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में कहा जा रहा है। यानी कि बीजेपी अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ में एक्शन लेगी। जिला अध्यक्ष पे तो होगा ही, बड़े चेहरों पर भी एक्शन होगा। जाहिर तौर पर जब किसी भी पार्टी में इस किस्म की स्थिति उत्पन्न होती है तो पार्टी की परफॉर्मेंस, पार्टी की एकजुटता और पार्टी का महत्व जनता के बीच में मजबूत नहीं होता है। यह हमने देखा है। चाहे 2017 में उत्तर प्रदेश में आपने देखा हो, 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन 17 में जिस तौर पर सिरफुटबल परिवार, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही थी। सपा अपने घरेलू झगड़ों को सुलझाने के लिए एक दूसरे के ऊपर मानो तलवार ताल रही थी। नतीजा धराशायी। बहुत सारे ऐसे मौकों पर दोस्तों देखा गया। जाहिर तौर पर ये वो स्थितियां हैं जिसमें बीजेपी को कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा। बीजेपी को एक ऐसी सर्जरी की जरूरत होगी। दोस्तों मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं पहली बार 12 वर्षों में बहुत कम मौका हुआ कि कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल मैं बीजेपी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के लिए तो सब यही कहते हैं। अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, विपक्ष धुआं में उड़ गया। मतलब राहुल गांधी, विपक्षी पार्टियां, उनके नेता कुछ भी कदम उठा लें, कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, उसमें उनका मास्टर स्ट्रोक नहीं होता है। बीजेपी के लिए होता है। और हमेशा सत्ता पक्ष को, हमेशा विपक्ष को ही मीडिया यही कहता था कि साहब कांग्रेस में कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं, एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। आज मैं भी पहली बार बीजेपी के लिए कह रहा हूं कि बीजेपी में कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत नहीं है। खासतौर पर इन दोनों सीटों पर हारने के बाद एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, और उस बड़े ऑपरेशन को करने के लिए बड़ा साहस की जरूरत है। और साहस किसको लाना है? अमित शाह को। लेकिन उनके अंदर है साहस, पार्टी में कोई चू नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल तो वही साहस नहीं दिखा पा रहे हैं संसद के भीतर आने के लिए, क्योंकि उनको ही विपक्ष ने और देश के जेनजी और देश के युवाओं ने घेर रखा है। तो क्या अपना फ्रस्ट्रेशन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ ही निकाल देगा? क्योंकि दोस्तों तथ्य भी हैं, तर्क भी हैं। इन तीनों को हटाए जाने के लिए पर्याप्त स्थितियां भी मौजूद हैं। तो एक तरफ जहां पर राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस तौर पर जमीन पर धराशायी नहीं हुई है, बल्कि मानो लेट गई है नाक के बदले के बल पर, तो दूसरी तरफ केंद्र के स्तर पर मुझे याद पड़ता है कि मुझे लगता है कि करीब 8 दिन हो गए होंगे अमित शाह संसद नहीं आए, और संसद के भीतर किस तौर पर नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे 84 वर्षीय बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के एलओपी ने कहा था, हम एसी रूम से घसीट के लाएंगे। अमित शाह के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था संसद परिसर के अंदर किस तौर पर। तो एक तरफ केंद्र के स्तर पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ राज्यों के स्तर पर, और जिस तरीके से जेनजी का आक्रोश और छात्रों का प्रदर्शन, उनका आंदोलन अब राज्यों के स्तर पर उठ रहा है। बीजेपी को एक ही मौके पर कई स्टेज पर डैमेज कंट्रोल करना है। तो ऐसे डैमेज कंट्रोल में क्या बीजेपी एक बड़ा स्टेप लेकर के कुछ संदेश देने की कोशिश करेगी? सबसे पहले अपनी पार्टी के भीतर, क्योंकि दोस्तों यह राजनीति है, यहां उगते सूरज को सलाम होता है। आप देख लीजिए, एक चुनाव भी केंद्र की सरकार हार जाए, 50% लोग बीजेपी का दामन छोड़ देंगे। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी के बड़े 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 नेता कैसे कांग्रेस को छोड़ते बीजेपी के साथ आ गए। तो बातें जमीन पर जो दिखती हैं उसका प्रभाव होता है, और ऐसी स्थिति में महत्वाकांक्षाओं को लेकर के राजनेता अपने अपने नफा नुकसान के गुणा गणित करते हैं। तो दोस्तों इंतजार कीजिए, 13 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र है, मुश्किल से एक हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में आगे होगा क्या, अपनी राय लिखें।